एक ऑटो ड्राइवर जो कभी लोगों को उनके घर तक सेफली ड्रॉप करता था, वही आदमी बाद में लोगों को जमीन के नीचे दफन करने लगा। गौरी शंकर यानी ऑटो शंकर, मद्रास का वो नाम जिसके सामने गैंगस्टर और किलर जैसे वर्ड्स भी छोटे लगने लगे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि उसने मर्डर किए। डरावनी बात यह थी कि एक नॉर्मल ऑटो ड्राइवर धीरे धीरे इतना पावरफुल क्रिमिनल कैसे बन गया। और इस सफर में आखिर वो कौन सा पॉइंट था जहां से ड्राइवर का स्टीयरिंग व्हील छोड़कर उसके हाथ में खून आ गया। मद्रास के लोगों के लिए ऑटो शंकर की स्टोरी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, ये उनकी डेली लाइफ के बीच छुपा हुआ एक डर था। 1970 और 1980 के टाइम साउथ सिनेमा के कुछ एरियाज जैसे थिरुवन्म्यूर और परियार नगर रात होते ही बिल्कुल बदल जाते थे। दिन में वही ऑटोज, शॉप्स और नॉर्मल ट्रैफिक, लेकिन रात में इलीगल अल्कोहल, सेक्स ट्रेड और क्राइम का एक अलग ही वर्ल्ड चलने लगता था। और इसी वर्ल्ड के बीच एक ऐसा लड़का एंटर करने वाला था जिसे उस वक्त कोई नहीं जानता था। उसका नाम था गौरी शंकर। और उसकी कहानी समझने के लिए हमें उसके क्राइम से नहीं, उसके बचपन से शुरू करना होगा। गौरी शंकर का जन्म 21 जनवरी 1954 को तमिलनाडु के वेलोर डिस्ट्रिक्ट के कंगयनल्लूर गांव में हुआ था। उसके फादर का बैकग्राउंड मलयाली था और मदर तमिल थी। शुरुआत में फैमिली बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन यह नॉर्मल लाइफ ज्यादा देर तक नहीं चली। जब गौरी शंकर प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहा था, तब उसके फादर फैमिली को छोड़कर उड़ीसा चले गए। फैमिली का स्ट्रक्चर टूट गया और इसी के बाद यंग गौरी शंकर स्मोकिंग और ड्रग्स जैसी बैड हैबिट्स में फंसने लगा। फिर लगभग 17 साल की एज में 1970 के स्टार्टिंग में वो मद्रास आ गया। पहले माइलापुर की झुग्गी में रहा और फिर साउथ चेन्नई के कोस्टल एरिया थिरुवन्म्यूर में आ गया। यहां उसके सामने एक ही सवाल था, सरवाइव कैसे करना है। उसने साइकिल रिक्शा चलाया, फिर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया और धीरे धीरे लोग उसको गौरी शंकर के नाम से कम ऑटो शंकर के नाम से ज्यादा पहचानने लगे। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक स्ट्रगलिंग ऑटो ड्राइवर की कहानी थी। असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उसके सामने इलीगल पैसा कमाने का एक नया रास्ता खुला। उस वक्त तमिलनाडु में गवर्नमेंट ने अल्कोहल पर कंप्लीट बैन लगा रखा था, मतलब लीगल अल्कोहल मिलना बंद था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लोगों की अल्कोहल की डिमांड खत्म नहीं हुई थी, और जब डिमांड हाई हो और लीगल सप्लाई बंद हो तो इलीगल बिजनेस नेचुरली ग्रो करता है। ऑटो शंकर ने इसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया। उसने इलीगल अल्कोहल ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। अपने ऑटो और दूसरी व्हीकल्स के थ्रू वो अल्कोहल इधर से उधर पहुंचाने लगा और इस काम ने उसको एक बहुत डेंजरस नेटवर्क के करीब ला दिया। लोकल क्रिमिनल्स, कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स और कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस। अब शंकर को सिर्फ पैसा नहीं मिल रहा था, उसे कनेक्शंस और प्रोटेक्शन भी मिल रही थी। लेकिन यहीं से उसकी सोच और बदलने लगी। उसे समझ आ गया कि अल्कोहल के बिजनेस में रिस्क ज्यादा है और प्रॉफिट लिमिटेड है, लेकिन सेक्स ट्रेड में रिस्क रिलेटिवली कम था और पैसा ज्यादा। बस जरूरत थी प्रोटेक्शन की, और शंकर के पास अब वो प्रोटेक्शन धीरे धीरे आ रही थी। उसने थिरुवन्म्यूर और परियार नगर के आसपास प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे, एरक के पॉइंट्स और हफ्ता लेने का सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। यानी एक तरह की अंडरग्राउंड इकोनॉमी, मतलब छुपा हुआ इलीगल बिजनेस नेटवर्क खड़ा होने लगा। और एक आदमी के लिए इतना बड़ा इलीगल बिजनेस अकेले संभालना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। इसलिए शंकर ने अपनी गैंग बनाना शुरू की। उसके साथ उसका छोटा भाई ऑटो मोहन, एल्डिन, शिवाजी, जायवेलू, राजा रमन, रवि, पालनी, परमसियम, सेल्वा और कई दूसरे लोग जुड़ गए। अब शंकर के पास सिर्फ ऑटो नहीं था, उसके पास लोग, पैसा और पावर भी थी। जो भी राइवल उसके रास्ते में आता, उसके आगे करप्ट पुलिस के थ्रू फॉल्स केसेस लगा दिए जाते या फिर प्रॉब्लम को परमानेंटली खत्म कर दिया जाता। 1980 के स्टार्टिंग में बाबू नाम के एक राइवल गैंगस्टर की किलिंग हुई। केस दब गया और यही मोमेंट शंकर के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, उसकी पावर बढ़ गई। अब वो सिर्फ ऑटो ड्राइवर नहीं था, वो अपने एरिया का किंग पिन बनने लगा था। लेकिन बाहर उसका एम्पायर ग्रो कर रहा था और अंदर उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से टूट रही थी।
क्राइम की दुनिया में शंकर का नाम ग्रो कर रहा था, लेकिन घर के अंदर सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट थी। उसने मल्टीपल मैरिजेस की। उसकी फर्स्ट वाइफ जगदीश्वरी से 4 बच्चे थे। रिसर्च के मुताबिक बाद में जगदीश्वरी ने सेल्फ इमोलेशन यानी खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया। उसकी थर्ड वाइफ ललिता एक कैबरेट डांसर थी। ललिता के साथ शंकर का रिलेशनशिप सिर्फ पर्सनल नहीं था, उसके साथ बिजनेस कनेक्शन भी था। और यही रिलेशनशिप आगे चलकर ऑटो शंकर की लाइफ का सबसे डेंजरस टर्निंग पॉइंट बनने वाला था, क्योंकि जिस वुमेन के साथ उसका पर्सनल और बिजनेस दोनों कनेक्शन था, वही उसकी पहली डॉक्यूमेंटेड मर्डर विक्टिम बनने वाली थी। और यहीं से ड्राइवर से सीरियल किलर तक का असली सफर शुरू होता है। ललिता सुधलई मुथ्थु के साथ शंकर से अलग हो गई। दोनों के पास 7,300 रुपए कैश और एक कैमरा था और दोनों ने अपना इंडिपेंडेंट सेक्स ट्रेड बिजनेस शुरू कर दिया। शंकर के लिए यह सिर्फ पर्सनल बिट्रियल नहीं था, उसका बिजनेस भी उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। उसने थिरुवनम्यूर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। पुलिस ने ललिता को पकड़ लिया, लेकिन ललिता ने साफ तौर पर शंकर के पास वापस जाने से मना कर दिया। और यही रिफ्यूजल शंकर के ईगो पर डायरेक्ट हिट था। फिर आई 28 अक्टूबर 1987 की डेट। शंकर ने ललिता का गला घोंटकर उसकी जान ले ली। इसके बाद बॉडी को परियार नगर में अपने घर के फ्लोर के नीचे दफन कर दिया। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, जिस घर के नीचे ललिता की बॉडी दबी हुई थी, उसी घर को शंकर ने एक एल्डरली वुमन को 150 रुपया प्रति महीना रेंट पर दे दिया। मतलब घर के अंदर नॉर्मल लाइफ चल रही थी और उसके बिल्कुल नीचे एक डेड बॉडी छुपी हुई थी। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह एक सिग्नल था कि शंकर के लिए मर्डर अब इमोशन नहीं रहा था, अब मर्डर एक प्लान्ड सॉल्यूशन बन रहा था। और ललिता के बाद अगला आदमी वो था जो उसके साथ भागा था, सुधलई मुथ्थु। वही आदमी जो ललिता के साथ चला गया था। शंकर ने सीधा अटैक नहीं किया, पहले उसने फ्रेंडशिप का ड्रामा किया। उसने सुधलई को बताया कि ललिता किसी वीआईपी के साथ इंडिया टूर पर गई हुई है। फिर 28 फरवरी 1988 की रात सुधलई को घर पर पार्टी के नाम पर बुलाया गया। खाना, अल्कोहल और फिर बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग। जब सुधलई कंप्लीटली ड्रंक हो गया, तब प्लान एग्जीक्यूट किया गया। इंडियन कानून के जजमेंट के अकॉर्डिंग पीडब्ल्यूआई ने टॉवल से उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। पीडब्ल्यूआई यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस गैंग का ही मेंबर, जो बाद में विटनेस बन गया था। एल्डिन ने उसके पैर पकड़े, एक एक्यूज ने उसके माउथ और नोज को दबाया, शिवाजी ने उसके हैंड्स पकड़े और शंकर ने उसके प्राइवेट पार्ट्स पर बार बार लाठी से अटैक किया। सुधलई की जान चली गई, उसकी रिंग और चेन निकाल ली गई, बॉडी को जला दिया गया और एशेस को समंदर में बहा दिया गया। नेवर्स ने जब बर्निंग के मार्क्स देखे और पूछा कि यहां पर क्या हुआ, तो शंकर ने बहुत ही कैजुअली कहा, यहां मीट भुना गया था। सोचिए, एक आदमी के मर्डर को इतनी कैजुअली कवर करना। यहां तक आते आते एक चीज तो क्लियर हो चुकी थी, शंकर सिर्फ गुस्से में मर्डर नहीं कर रहा था, वो मर्डर से पहले प्लान बना रहा था, लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था और एविडेंस को हाइड कर रहा था। लेकिन उसके लिए एक और प्रॉब्लम अभी जिंदा थी और वो प्रॉब्लम थी रवि। रवि सुधलई का फ्रेंड था। ललिता और सुधलई के अचानक से डिसअपीयर होने के बाद रवि को डाउट होने लगा। उसने क्वेश्चंस पूछने शुरू किए और शंकर से पैसे मांगकर ब्लैकमेल भी करने लगा। उसका मैसेज बहुत ही सिंपल था, अगर सच नहीं बताया तो मैं सबको बता दूंगा। और शंकर के लिए यह बहुत डेंजरस था। 14 मार्च 1988 रात के करीब 9 बजे थिरुवनम्यूर के रंगनाथपुरम एरिया के हाउस नंबर 126A में शंकर अपने लोगों के साथ ड्रिंकिंग कर रहा था। रवि वहां आया, उसने ऑटो रिक्शा मांगा, बात बढ़ी और आर्गुमेंट फाइट में कन्वर्ट हो गया। फिर शिवाजी ने एक रेड टॉवल, जिसे एविडेंस में MO14 के नाम से आइडेंटिफाई किया गया, रवि के गले में लपेट दिया और उसका गला घोंट दिया। रवि की बॉडी को परियार नगर में शंकर के प्लॉट के बाहर दफन कर दिया गया। लेकिन मर्डर के बाद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। बॉडी को छुपानी थी और रवि के फैमिली को भी कंफ्यूज करना था। इसलिए रूमर स्प्रेड किया गया कि गड्ढे में इलीगल अल्कोहल छुपाई गई है और रवि की वाइफ को मुंबई से फेक लेटर्स भेजे गए, जिनमें लिखा था कि रवि जिंदा है और सिटी से बाहर है। एक ऑटो ड्राइवर जो कभी लोगों को घर तक पहुंचाता था, अब वही आदमी
फैमिलीज को फेक लेटर्स के थ्रू अपने ही लव्ड वन से दूर कर रहा था। लेकिन अब शंकर का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक या दो लोगों तक लिमिटेड नहीं था, अब सामने पूरा राइवल ग्रुप था। 29 मई 1988 संपत, मोहन और गोविंदराज, 3 राइवल्स अल्कोहल के नशे में ऑटो से आए। उन्होंने सेक्स वर्कर अनीता के साथ बदतमीजी की और हफ्ता मांगा। एल्डिन ने उनको अपोज किया, लेकिन तीनों ने मिलकर एल्डिन की पिटाई कर दी। जब शंकर को इसकी इंफॉर्मेशन मिली तो उसने अपनी पूरी गैंग को इकट्ठा कर लिया। तीनों राइवल्स को पकड़ लिया गया और उन्हें परियार नगर की गांधी स्ट्रीट के हाउस नंबर 142 के अंडरग्राउंड स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। फिर तगड़ी पिटाई शुरू हुई। रूम बंद था, हवा कम थी और कुछ टाइम बाद संपत और मोहन वहीं मर गए। लेकिन जब रूम चेक किया गया, गोविंदराज अभी भी जिंदा था। वो करा रहा था। शंकर के सामने अब चॉइस थी, उसे जिंदा छोड़ना या फिर रिस्क खत्म कर देना। और शंकर ने दूसरा ऑप्शन ही चूज किया। उसके मुंह और नाक को दबाया गया, उसकी नेक और बॉडी पर लाठियों से अटैक किया गया और गोविंदराज की भी जान चली गई। तीनों बॉडीज को प्लॉट नंबर 122A रंगनाथपुरम थिरुवनम्यूर की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की फाउंडेशन ट्रेंचेस में दफन कर दिया गया। ऊपर से कंक्रीट डाल दिया गया। मतलब जिस बिल्डिंग की फाउंडेशन यानी नींव बन रही थी, उसी फाउंडेशन के नीचे 3 डेड बॉडीज छुपा दी गई और ऊपर नॉर्मल लाइफ चलती रही। यहां तक आते आते ऑटो शंकर का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था। एक स्ट्रगलिंग ऑटो ड्राइवर अब एक सीरियल किलर बन चुका था। लेकिन स्टोरी का अगला चैप्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब सामने शंकर नहीं, पूरा सिस्टम आने वाला था। 1988 के जून के एंड में संपत की वाइफ विजया माइलापुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसका डाउट बहुत ही क्लियर था, मेरे हस्बैंड के डिसअपियर होने के पीछे ऑटो शंकर हो सकता है। लेकिन लोकल पुलिस ने इनिशियली केस रजिस्टर करने से मना कर दिया। उसे थिरुवनम्यूर पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। वहां शंकर को सिर्फ एक स्मॉल पब्लिक न्यूसेंस केस में कुछ टाइम के लिए अरेस्ट किया गया और फिर रिलीज कर दिया गया। सिस्टम अभी भी उसको सीरियस किलर के रूप में नहीं देख रहा था, बस एक लोकल गूंज समझ रहा था। लेकिन विजया ने गिव अप नहीं किया और यही डिसीजन इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने वाला था। उसने तमिलनाडु के गवर्नर को एक डिटेल्ड पिटीशन भेजी। इसी बीच एक जर्नलिस्ट जो शंकर का नेबर भी था ने लोकल मैगजीन में आर्टिकल पब्लिश किया। आर्टिकल में मिसिंग लोगों और पॉसिबल मर्डर्स को लेकर क्वेश्चंस रेज किए गए। अब प्रेशर पुलिस पर आने लगा। मीडिया प्रेशर के बाद सीआईडी और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और जब इन्वेस्टिगेशन सीरियस हुई तो शंकर पर प्रेशर भी बढ़ने लगा। इंटरोगेशन के दौरान ऑटो शंकर फाइनली ब्रेक हुआ। उसने 6 मर्डर्स का कन्फेशन किया। उसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर थिरुवनम्यूर और परियार नगर के हाउसेस, प्लॉट्स और फाउंडेशंस को डिग किया गया। वहां स्केलेटन्स और बोन्स के रिमेन्स मिले। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और विटनेसेस के स्टेटमेंट्स ने इन्वेस्टिगेशन की चेन को सपोर्ट किया। अब वो आदमी जिसे पुलिस कभी सिर्फ लोकल गूंज समझ रही थी, ऑफिशियली सीरियल किलर के केस में फंस चुका था। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यही स्टोरी खत्म हो गई, तो बिल्कुल नहीं। असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि एक सीरियल किलर इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए अब जेल से ही भागने वाला था। ट्रायल चल रहा था और फिर 20 अगस्त 1990 को एक अनबिलीवेबल इंसिडेंट हुआ। ऑटो शंकर अपने 5 साथियों के साथ चेन्नई सेंट्रल जेल से फरार हो गया। इन्वेस्टिगेशन में जेल वार्डन्स कन्नन, बालन और रहीम खान की इन्वॉल्वमेंट सामने आई। मतलब शंकर का नेटवर्क सिर्फ स्ट्रीट्स तक नहीं था, उसकी रीच जेल के अंदर तक थी। एक औरत की मदद से वो ओडिशा पहुंच गया। नेशन वाइड सर्च के बाद उसे रौरकेला से दोबारा अरेस्ट किया गया। उसका भाई ऑटो मोहन भी 25 जून 1992 को पुणे से अरेस्ट हुआ। अब केस कोर्ट में गया। 31 मई 1991 को चेंगलपट्टू प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने गौरी शंकर, एल्डेन और शिवाजी को 6 मर्डर्स, कॉन्स्पिरेसी और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के चार्जेस में डेथ सेंटेंस दी। 17 जुलाई 1992 को मद्रास हाई कोर्ट ने सेंटेंस कंफर्म कर दिया। फिर केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने अपील डिसमिस कर दी। केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा गया और फाइनली 27 अप्रैल 1995 41 साल की एज में ऑटो शंकर को सैलेम सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। एक ऑटो ड्राइवर जिसका नाम कभी मद्रास की स्ट्रीट्स में टेरर का नाम बन गया था,
उसकी क्राइम स्टोरी यहीं पर खत्म हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ऑटो शंकर की स्टोरी एक्चुअली उसकी डेथ के बाद और इंपॉर्टेंट बन गई। जेल में रहते हुए ऑटो शंकर ने लगभग 300 पन्ने की ऑटोबायोग्राफी लिखी। इस ऑटोबायोग्राफी में उसने आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ अपने एलिज्ड इलीगल कनेक्शंस का डिटेल दिया था। जो मैन्युस्क्रिप्ट तमिल वीकली नखीरन के एडिटर आर राजागोपाल तक पहुंची। राजागोपाल इस ऑटोबायोग्राफी को सीरियल फॉर्म में पब्लिश करना चाहते थे, लेकिन प्रिजन अथॉरिटीज को प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि मैन्युस्क्रिप्ट फेक है, इसे शंकर ने नहीं लिखा और इसे पब्लिश करना जेल्स रूल्स का वायलेशन और डिफेमेशन का इश्यू हो सकता है। अब एक कन्विक्टेड सीरियल किलर की ऑटोबायोग्राफी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई। केस बना आर राजागोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1994 और यहीं से ऑटो शंकर की स्टोरी क्राइम से निकलकर इंडियन लॉ तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए। पहला, राइट टू प्राइवेसी, यानी अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंडर फंडामेंटल राइट है। दूसरा, स्टेट किसी पब्लिकेशन को पहले से बैन नहीं कर सकती और पब्लिक डिफेमेटरी यानी किसी की रिप्यूटेशन को गलत तरीके से डैमेज करने वाली है तो बाद में डिफेमेशन एक्शन लिया जा सकता है। तीसरा, पब्लिक ऑफिशियल्स अपने ऑफिशियल एक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीट प्राइवेसी क्लेम नहीं कर सकते, खासकर जब इंफॉर्मेशन पब्लिक रिकॉर्ड्स पर बेस्ड हो। और फोर्थ, एक कन्विक्टेड प्रिजनर भी अपनी लाइफ स्टोरी पब्लिश कर सकता है जब वो पब्लिक रिकॉर्ड्स पर बेस्ड हो। सोचिए आयरनी, एक आदमी जिसका नाम क्राइम और मर्डर्स के साथ जुड़ा हुआ था, उसकी ऑटोबायोग्राफी के अराउंड हुई लीगल फाइट ने इंडियन प्राइवेसी और प्रेस फ्रीडम के लॉ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और यही ऑटो शंकर की स्टोरी का सबसे अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है। एक तरफ डिस्ट्रक्शन, क्राइम, मर्डर्स, फियर और दूसरी तरफ लॉ, जर्नलिज्म और एक कोर्ट बैटल। मेरे हिसाब से ऑटो शंकर की स्टोरी हमें एक बहुत हार्श रियलिटी दिखाती है। क्राइम सिर्फ एक आदमी के एक्शन से नहीं बढ़ता, कभी कभी सिस्टम्स की वीकनेस, करप्ट प्रोटेक्शन, इलीगल बिजनेस और लोगों का साइलेंस सब मिलकर एक क्रिमिनल को और पावरफुल बना देते हैं। लेकिन इसी स्टोरी का दूसरा साइड भी है। शंकर को रोकने में एक वाइफ विजय का रोल था, जो प्रेशर के बाद भी रुकी नहीं। एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चंस रेज किए, मीडिया ने प्रेशर क्रिएट किया और फाइनली इन्वेस्टिगेशन ने उस नेटवर्क को एक्सपोज किया। और फिर उसी ऑटो शंकर की ऑटोबायोग्राफी को लेकर एक लीगल बैटल सुप्रीम कोर्ट तक गई। इसलिए मेरे लिए ऑटो शंकर की स्टोरी सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर सीरियल किलर कैसे बना ये नहीं है। ये स्टोरी भी यही दिखाती है कि क्रिमिनल को पावरफुल बनाने में सिस्टम की वीकनेसेस कितनी डेंजरस हो सकती है और उसी सिस्टम के अंदर कुछ लोग उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। ड्राइवर से सीरियल किलर तक का सफर बहुत ही टेरिफाइंग था, लेकिन सीरियल किलर से सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क लीगल केस तक का सफर इक्वली इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ऑटो शंकर की ये पूरी जर्नी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए नेक्स्ट आप किस इंडियन क्राइम या लीगल केस की स्टोरी इसी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में देखना चाहेंगे। कोई और सीरियल किलर केस, कोई पॉलिटिकल स्कैम या कोई सुप्रीम कोर्ट का इंटरेस्टिंग केस कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ट्रू स्टोरीज पसंद है जहां सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि उसके पीछे का सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन और लॉ भी समझने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।